तो हेलो, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर में। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैकल पर्वत श्रृंखला के बारे में, जो कि महानदी बेसिन के अंदर आता है। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि और भी आगे के जो टॉपिक है। अगर आप पहली बार मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, है ना, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक सेकेंड, इस जगह पे मैं आपको आई बटन में इसके पहले वाला क्लास दे दूंगा। ठीक है, उसे जाके आप पहले अटेंड कीजिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर सबसे शुरू आगे बढ़ते हैं। इसके लिए इसे मिटा दिया जाए। ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने मैकल श्रृंखला के बारे में पढ़ा था। ये देखिए, मैकल श्रृंखला श्रृंखला अपना हो चुका है पिछले क्लास में ही। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि के बारे में। अगर आपको ये सारे याद नहीं है तो आप इस कोड को याद कर सकते हैं। मैं कल दूध छुपाया था, तो मैं कल दूध छुपाया था से आपको ये सारे याद हो जाएंगे, और बाकी सब तीन ही बचे हुए हैं, तीन को तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, ठीक है, मैं अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि के बारे में। उससे रिलेटेड क्या है, तो सबसे शुरू टॉपिक डाल देते हैं। दुर्ग राजनांदगांव नांदगांव उच्च भूमि। ठीक है, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे शुरू तो हम जो मैप है हमारा उसको यहीं ले आते हैं। तो ये रहा मैप। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। तो दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसा कि आप पिछले वाले में देख ही चुके हैं कि आपका जो यहाँ से था, यहाँ से इस जगह से आपका मैकल स्टडी ऊपर उठा हुआ था। ठीक है। अब क्या है, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि जो है वो आपका थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से लेंगे, इस तरीके से। बालोद तो पूरा ही लेगा। ठीक है, ये पूरा जाएगा, और यहाँ से केवल और केवल अंबागढ़ चौकी आपका जो वो है तहसील, उसे ले लेगा। ठीक है। तो ये वाला एरिया आपका दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि कहलाता है। आप में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यार, ये तो ना तो दुर्ग को ले रहा है और राजनांदगांव को भी नहीं ले रहा है, राजनांदगांव तहसील को ले नहीं रहा है, तो इसको दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि क्यों कहते हैं? तो एक्चुअली में उस समय क्या है, राजनांदगांव देखेंगे तो वो तो अभी ही अलग हुआ है ना, मोहला मानपुर अम्बेडकर चौकी से, तो राजनांदगांव तो था। और पहले दुर्ग भी पूरा था, है ना। 2012 तक की बात करें तो 2012 में ही तो आपके बेमेतरा और बालोद बने हुए हैं, है ना। तो इसी कारण तो ये उस समय का एग्जिस्ट करता है, इसका इसको दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि कहते हैं। तो ये हो गया ऐसा। अब दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि के बारे में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। जैसे जो दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि है उसका जो औसत ऊंचाई है, फर्स्ट हम क्या देखेंगे, उसकी औसत ऊंचाई। तो इसकी औसत ऊंचाई है सर 500 टू 800 मीटर। 500 टू 800 मीटर इसकी क्या है सर, औसत ऊंचाई है। 500 टू 800 मीटर इसके औसत ऊंचाई है। बी बात करते हैं इसके विस्तार की, बात कर लेते हैं। अब इसका विस्तार कहाँ का है, तो मैं अगर इसके विस्तार की बात करूं सर, ये रहा विस्तार। तो विस्तार है सर, एक तो अंबागढ़ तहसील। ठीक है, अंबागढ़ तहसील। आप देख ही रहे होंगे नीचे ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसे अगर मैं इस साइड ला के इसे मैग्नीफाइंग करता हूँ मैं, तो अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बनाया हूँ मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले को, तो यहाँ पे बीच में आता है सर मोहला, नीचे आता है मानपुर, ऊपर आता है अम्बागढ़ चौकी। तो अम्बागढ़ चौकी को लिया हुआ है ऐसे करके, किसमें, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि में। ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो अम्बागढ़ तहसील और बालोद जिला में फैला हुआ है। अम्बागढ़ तहसील प्लस बालोद जिला, बालोद जिला। तो ये आपको विस्तार याद हो गया। विस्तार याद होने के बाद अब इसकी ऊंची चोटी कौन सी है। हर हमेशा ऊंची चोटी तो पूछेगा ही, जो भी इलाका है उसमें ऊंची चोटी पूछता ही है कि उसकी ऊंची चोटी क्या है। ठीक है, तो सी में डाल देते हैं उसको। सी में इसकी ऊटी ऊंची चोटी है दल्ली राजहरा की चोटी। दल्ली राजहरा, राजहरा, दल्ली राजहरा की चोटी। तो ये जो बालोद वाले इलाके में है, दल्ली राजहरा, जो कि बालोद जिले में पड़ता है। बालोद जिला, बालोद जिला में पड़ता है। तो ये उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है, आपको ऑब्वियस सी बात है, ऊंची चोटी पूछेगा तो इसकी ऊंचाई भी पूछेगा, तो 699 मीटर है। ठीक है। और इसी को कभी कभी लमसम 700 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है दल्ली राजहरा की ऊंचाई। और
इसी में ही हम लोग पहले वाला भी देख लेते हैं। मैकल स्टडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? बदरगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 1176 मीटर था, है ना। तो ऐसे याद करते हुए चलेंगे, तो ये आपको याद हो गया होगा। चलिए, तो दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि भी खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, थर्ड हम लोग बात करेंगे सर। अब जैसे अगर मैं फॉर्मूला ही देखूं, फॉर्मूला क्या बताया था मैं कल? दूध, दू हो गया, दू मतलब दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। उसके बाद दू के बाद आता है आपका ध, ध मतलब धमतरी। ठीक है, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। तो अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको किसके बारे में? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के बारे में। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या? धमतरी, धमतरी महासमुंद मुंद उच्च भूमि। यहाँ पे क्या लिखा मैंने सर? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं हम क्या सर? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। अब धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के बारे में अगर मैं पढ़ूं, तो उसके बारे में हम लोग कहाँ से चालू करेंगे? सीधी सी बात है, ये जो बालोद जिला है, बालोद जिले तक कौन सा था? बालोद जिले तक था आपका दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि था। तो यहाँ बालोद जिला से ही स्टार्ट होगा वो, बालोद जिला से स्टार्ट होगा। ओ, ये ब्लैक ही कलर है, एक सेकंड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको। आप लोगों के लिए मैं ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, बालोद जिला से स्टार्ट होगा इस तरीके से। ऊपर वाला भाग छूट जाएगा, ऊपर वाला भाग छूट जाएगा, जो कि है आपका कुरुद तहसील। कुरुद तहसील नहीं आएगा। ये पूरा आपका महासमुंद लेते हुए इस तरीके से यह घेरेगा। गरियाबंद भी ले लेगा ये, इस तरीके से घेरेगा। ठीक है, और इसको पूरी तरीके से इस तरीके से हम क्या कर देते हैं? सैड कर देते हैं, शेडेड बना देते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये भाग मैंने छोड़ा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे एक भाग छोड़ा हुआ है। और ये भाग जो छूटा हुआ है, इसके बारे में वैसे ऐसे कभी अलग से तो नहीं पूछता, क्या पता किसी कभी पूछ दे। यह है कुरुद तहसील, कुरुद तहसील। कुरुद तहसील में नहीं है इसका, इसका जो फैलाव है वो। इसको हमने क्या बोला था? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि कुरुद तहसील में नहीं है, धमतरी के अंदर एक कुरुद तहसील है, उसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, इसे छोड़ देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ये आपका इस तरीके से अलग से अगर नक्शा बनाया तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है इसके बारे में कि इसे पूर्वी उच्च भूमि भी कहा जाता है। पूर्वी, सीधी सी बात है, पूर्वी उच्च भूमि। ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जैसे अगर ये छत्तीसगढ़ है तो ऊपर में होगा सर उत्तर, ठीक है, नीचे होगा सर दक्षिण, इधर साइड होगा सर पूर्व, और इधर साइड होगा पश्चिम। फिलहाल मैं थोड़ा सा ऊपर बना दिया हूँ, यहाँ बीचों बीच बनाना था, तो ये पूर्व दिशा की ओर आएगा है। तो ये क्या है? पूर्व। तो सीधी सी बात है, पूर्व दिशा में है तो पूर्व की उच्च भूमि भी बोलेंगे, तो इसे पूर्वी उच्च भूमि भी कहते हैं। ठीक है, किसका पूर्वी उच्च भूमि कहते हैं? महानदी बेसिन का, महानदी बेसिन का। ये हो गया सर। ये होने के बाद नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें इसी में ही, इसकी औसत ऊंचाई की मैं बात करूं अगर, तो औसत ऊंचाई है इसका सर 400 टू 900 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई क्या है सर? 400 टू 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, ए बी हो गया। सी अगर हम लोग बात करें सर, तो सी अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो इसमें है, इसके विस्तार के बारे में बात करते हैं हम लोग। सी विस्तार कितना है इसका? तो विस्तार की बात करें तो आप सीधा देख सकते हैं धमतरी में है, धमतरी जिला। ठीक है, धमतरी जिला। बट क्या नहीं लेना है अपने को? कुरुद नहीं लेना है, कुरुद तहसील नहीं लेना है। देखिए ऊपर में एक्स लगाया हूं तो इसे ध्यान दीजिएगा, कुरुद तहसील नहीं लेना है। सेकंड हम लोग बात करेंगे क्या? गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिला। थर्ड अगर मैं बात करूंगा तो थर्ड आएगा सर आपका महासमुंद जिला। आप लोग देख ही सकते हैं, महासमुंद जिला। ठीक है, मैं इसको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए सर, ये वाला जो पार्ट है, ये ब्लैक से मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है आप देख ही सकते हैं, ये क्या है सर? ये है आपका धमतरी, धमतरी जिला है। देख ही सकते हैं, ये धमतरी जिला है। धमतरी जिला के बाद ये वाला देखेंगे अगर आप, तो क्या है? ये गरियाबंद जिला है।
ये वाला गरियाबंद जिला है जो अलग से निकला हुआ है, ये गरियाबंद जिला है। गरियाबंद जिला के बाद ये ऊपर में आप देख सकते हैं ये महासमुंद जिला है ना। तो ये 3 जिलों में फैला हुआ है, बट कुरुद को नहीं लेना, ये देखिए ये है कुरुद आपका। ठीक, तो ये हो गया, इसके विस्तार की बात हो गया। विस्तार के बाद हम क्या देखते हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, तो सी हो गया। तो बी, सी के बाद डी देखते हैं अपन कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है धारी डोंगर, धारी डोंगर सॉरी, धारी डोंगर। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धारी डोंगर। ठीक है, अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो ये होता है सर 899 मीटर इसकी ऊंचाई है, या इसी को आप लमसम कई बार 900 मीटर भी ले सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, पर 899 और 900 मीटर दोनों आया, तो इसको आपको 899 मीटर ही लेना है। इसी के ही अंदर अंतर्गत आपका एक पहाड़ आता है जिसे बोलते हैं सिहावा पर्वत। ठीक है, अच्छा, और ये धारी डोंगर के बारे में बात कर रहा था मैं, तो ये कौन से जिला में आता है, तो सर आपको याद रखना ये धारी डोंगर आता है महासमुंद जिला में, महासमुंद जिला। तो धारी डोंगर कहाँ आता है सर, आपका महासमुंद जिला में आता है। जिला कौन सा पड़ता है, महासमुंद जिला। ठीक है, तो इसे ध्यान देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट बात आता है सर सिहावा पर्वत के बारे में बात आता है कि सिहावा पर्वत इसका इंपॉर्टेंट पर्वत है, सिहावा पर्वत। ठीक है, सिहावा पर्वत एक चोटी है, एक पर्वत का नाम है सिहावा पर्वत, जो कि धमतरी जिला में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें का इंपॉर्टेंट पर्वत है बोला जाए, इस श्रृंखला का इंपॉर्टेंट पर्वत है सिहावा पर्वत, जो कि धमतरी जिला में पड़ता है, धमतरी जिला। ठीक है, धमतरी जिला में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसके धारी डोंगर की सबसे धारी डोंगर की ऊंचाई कितनी थी, 899 मीटर था, और उसको कितना ले सकते थे हम लोग, 900 मीटर ले सकते थे। इसकी ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई है सर 586 मीटर, 586 मीटर। ठीक है, सिहावा पर्वत की ऊंचाई। और ये काहे के लिए फेमस है, तो फेमस है सर, ये पहला तो महानदी का उद्गम, इसे ध्यान दीजिएगा, महानदी का उद्गम। महानदी का उद्गम कहाँ हुआ, सिहावा पर्वत में हुआ महानदी का उद्गम। ठीक है, और सेकंड में बात करूं तो सेकंड इसका प्राचीन नाम सुक्तिमती था। प्राचीन नाम क्या था सर इसका, सुक्तिमती, सुक्तिमती इसका प्राचीन नाम था सर, सुक्तिमती। सुक्तिमती तो ठीक है, इसके बाद और अगर इसकी बात करें, अच्छा, महानदी उद्गम के बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि फरसिया नामक जगह से उद्गम हुआ है महानदी का उद्गम। सिहावा पर्वत में फरसिया, फारसिया नहीं है, फरसिया, फरसिया नामक जगह से उद्गम हुआ है। प्राचीन नाम है इसका सुक्तिमती। ठीक है, और यहीं पे आपको पता होगा सप्त ऋषि आश्रम, सप्त श्रृंगी ऋषि आश्रम है, यहाँ पे आश्रम है एक बहुत फेमस आश्रम, सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, सप्त श्रृंगी ऋषि, सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक है, ये हो गया, आश्रय टाइप का दिख रहा है, ये आश्रम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसके मंदिर की बात करें तो यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर है जिसे कर्णेश्वर मंदिर कहा जाता है, कर्णेश्वर महादेव मंदिर, कर्णेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कर्णेश्वर महादेव मंदिर है, कर्णेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पे कर्णेश्वर महादेव मेला भी लगता है। बात करें मेला की, तो मेला कर्णेश्वर महादेव मंदिर का मेला लगता है, कर्णेश्वर महादेव मेला लगता है यहाँ पे, देव मेला। ठीक है, तो ये हो गया, मेला की बात हो गई सर। तो अगर आपको पूछा जाएगा, हो सकता है कभी भी आ सकता है कि कर्णेश्वर महादेव मेला कहाँ लगता है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं। अगर जिला दिया हुआ है तो जिला आप धमतरी कर देंगे। ठीक है, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, या उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट क्या ले लेता हूँ, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, छुरी उदयपुर,
उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है सर, तो यहाँ पे हो गया छुरी उदयपुर की पहाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। ये नंबर कौन सा था मैं भूल गया। सबसे शुरू औसत ऊंचाई के बारे में पूछते हैं। तो औसत ऊंचाई इसका कितना है? 600 to 900 मीटर। अगर इसके विस्तार की बात करूं मैं, विस्तार की बात करता हूं मैं, विस्तार, अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो इसका विस्तार है धर्म जयगढ़ जिला, धर्म जयगढ़ जिला या धर्म जयगढ़ जिला, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अगर सॉरी, जिला नहीं होगा, तहसील। ये तो रायगढ़ जिले में आता है। ठीक है। साथ ही साथ उत्तरी कोरबा, उत्तरी कोरबा, और होगा दक्षिणी सरगुजा। कहाँ होगा? दक्षिणी सरगुजा। तो इसके विस्तार के बारे में अभी मैप में मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैप लाऊंगा बगल में, और मैप में ही इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। और इसी के अंदर एक क्या आता है सर, अगर आप देखेंगे इसी के अंदर हम ले लेते हैं पत्थल गांव लैलूंगा का पठार। वैसे इसे आप अलग भी पढ़ सकते हैं, बट मैं इसी के ही अंदर डाल दिया ताकि आपके लिए ज्यादा आसान रहे। तो ये होगा पत्थल गांव लैलूंगा, लैलूंगा पठार। ठीक है, तो मैं बगल में आप लोगों के लिए ले आता हूँ मैं। अब चलिए उसके विस्तार की मैं अगर बात करूं तो आप विस्तार देखेंगे तो क्या लिखा है। सबसे शुरू हम देखते हैं उत्तरी कोरबा और दक्षिणी सरगुजा। तो उत्तरी कोरबा दक्षिणी सरगुजा, ये कुछ इस तरीके से इसका विस्तार है। ये ऐसे ले लेते हैं और ऐसे, इस तरीके से, और यहाँ ऊपर से भी इस तरीके से हम लेंगे। ठीक है, ऐसे, और ये हो गया आपका क्या है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी या छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। इसको क्या लिखेंगे? छुरी उदयपुर की पहाड़ी या छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। ठीक है, तो ऐसा हो गया। इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसका ना फोटो कॉपी निकाल के आप अपनी कॉपी में चिपका भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसके विस्तार के बारे में बता दिया। देखिए, धर्म जयगढ़ जिला, धर्म जयगढ़ तहसील, अगर विस्तार की बात करूँ तो धर्म जयगढ़ तहसील बोल रहा है। तो यहीं पे आता है आपका, मैं दूसरे अगर पेन से दिखाऊँ, ये हाईलाइटर वाले पेन से दिखाऊँ, तो यहाँ पे आता है धर्म जयगढ़ जिला। यहाँ पे आता है आपका सर लैलूंगा। यहाँ पे आता है घरघोड़ा। यहाँ पे आता है तमनार। ठीक है, नीचे में आता है आपका खरसिया, रायगढ़ और पुसौर। इस तरीके से आता है तहसील। ठीक है, तहसील के बारे में देखते हैं, मैं किसी दिन क्लास ले लूंगा। फिलहाल तो अभी इस तरीके से इसका विस्तार है। ठीक है, इसका विस्तार है, और साथ ही साथ इसमें क्या बोला था मैं, पत्थल गांव ले लूंगा का पट्टा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको शुरू में ही बताया था कि पत्थल गांव इसमें ऐड किया जाता है। तो पत्थल गांव इस तरीके से ऐड किया जाता है। तो ये ले लूंगा है, ये वाला भाग ले लूंगा है, ये वाला भाग पत्थल गांव है। तो यहाँ पे आप पत्थल गांव और लैलूंगा को मिला सकते हैं, और यहाँ पे ये बना सकते हैं आप लोग पत्थल गांव लैलूंगा का पठार। ये क्या हो जाएगा? पत्थल गांव लैलूंगा का पठार, पत्थल गांव लैलूंगा का पठार। ये क्या हो जाएगा सर? आपका पत्थल गांव लैलूंगा का पठार याद आ जाएगा। खत्म। मैकल पर्वत श्रृंखला हो गया, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि हो गया, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि हो गया, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी या छुरी उदयपुर की पहाड़ी वही है। अभी पेंड्रा लोरमी का पठार पढ़ने जा रहे हैं, 5वें नंबर का। ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पठार 5वें नंबर का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं क्या, पेंड्रा लोरमी का पठार, शायद नंबर 5 है ये। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग औसत ऊंचाई। तो औसत ऊंचाई इसका कितना है सर? 800 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बी की बात करूँ अगर आपसे, बी की बात करता हूँ तो बी है क्या? अच्छा, औसत ऊंचाई तो हो गया। औसत ऊंचाई के बाद बी हम लोग इसका बात करेंगे क्या, विस्तार का। विस्तार कहाँ का है? ठीक है, पेंड्रा लोरमी के पठार के विस्तार की बात करेंगे तो लोरमी में है, लोरमी तहसील में है। लोरमी तहसील में बोला था आपको कि कहाँ है, मुंगेली जिला में है। मुंगेली जिला में क्या है? लोरमी तहसील है, वहाँ है। ठीक है, पेंड्रा तहसील में है, पेंड्रा। देखिए मैं तहसील बोल रहा हूँ ना, आप जिला न समझिएगा। पेंड्रा तहसील कौन से जिला में है? जीपीएम जिला में है, आपको पता है। ठीक है, और उसके बाद है पाली में है, पाली। पाली तहसील में, पाली कहाँ है आप सभी को पता होगा, अगर आप कोरबा के रहने वाले हैं तब तो जरूर ही पता होगा, कोरबा तहसील में। ठीक है, तो इस तरीके से
है इसका विस्तार। तो विस्तार तो हो गया। विस्तार को ऑब्वियस सी बात है, जब मैं मैप नहीं चलाऊंगा तो आपको मैप से और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद इसके इसकी आती है दो प्रमुख चोटियां, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दो प्रमुख चोटी है इसमें। ठीक है, तो इसकी दो प्रमुख चोटियां कौन कौन सी? दो प्रमुख चोटियां। तो इसकी दो प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? एक तो है पलमा, पलमा चोटी। ठीक है, पलमा चोटी कौन से जिले में है? तो ये गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में है। पलमा चोटी याद रखिएगा। पलमा मतलब जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मारवाही। ठीक है, तो जीपीएम में है गौरेला पेंड्रा मारवाही में। अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 1080 मीटर है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है सर इसकी? 1080 मीटर। इसे याद रखिएगा क्योंकि ये सारी चीज आपको एग्जाम में पूछते हैं, इस कारण। उसके बाद आता है सर इसका एक और है, लाफागढ़ की चोटी। लाफागढ़, जब हम छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। लाफागढ़ की चोटी, ये लाफागढ़ की चोटी आपका पड़ता है सर कोरबा में। ठीक है, कोरबा में। इसकी ऊंचाई की बात करूं तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। 10, आधा कर देना इसका 4, और 8 को ले आना है मीटर। 108 मीटर, ये हो गया आपका लाफागढ़ की चोटी। पलमा चोटी और लाफागढ़ की चोटी। लाफागढ़ की चोटी कोरबा में है, पलमा चोटी पेंड्रा में। ऑब्वियस सी बात है, पेंड्रा लोरमी का पठार है, पेंड्रा में एक पर्वत है। ठीक, तो इतना हो गया सर। तो ऑब्वियस सी बात है, पेंड्रा लोरमी का पठार है, तो सबसे शुरू अगर मैं मार्क करूँ, ये गौरेला था, ये पेंड्रा था, ये मारवाही था। ठीक है, तो ये पेंड्रा है, पेंड्रा। और लोरमी का पठार, तो यहाँ पे क्या है, मांगने वाले नीचे रहते हैं, पत्थर फेंकने वाले पीछे रहते हैं, लेने वाले ऊपर रहते हैं। पेंड्रा और लोरमी को जोड़ते हुए बनेगा ये। ठीक है, तो पेंड्रा और लोरमी को आपने जोड़ दिया है इस तरीके से। पेंड्रा लोरमी को जोड़ने के बाद जो आपका बीच ये, यहाँ से आपका क्या होता है, छुरी मतरिंगा का पहाड़ी था। छुरी मतरिंगा के पहाड़ी तक इस तरीके से यह फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्या, पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, ये ऐसे करके आप इसमें जोड़ देंगे, पेंड्रा लोरमी का पठार। इतनी जगह पे है। कहाँ जुड़ा है? यहाँ से पेंड्रा से जुड़ा हुआ है, यहाँ से लोरमी से जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से ऐसे कोरबा के आधे भाग में फैला हुआ है। ठीक, ये हो गया सर आपका पेंड्रा लोरमी का पठार। चलिए ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। छठवा, छठवा हम लोग बात करने वाले हैं मैदानों के बारे में। तो मैदान में हम लोग किस मैदान के बारे में बात करने वाले थे? सबसे पहला मैदान है बिलासपुर का मैदान। ठीक है, ये 6 लिखा है, बी नहीं लिखा है, याद रखिएगा। ये बिलासपुर का मैदान, बिलासपुर, बिलासपुर का मैदान। ठीक है, अगर मैं बिलासपुर के मैदान की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैं सबसे शुरू आप लोगों को क्या अच्छा, सबसे शुरू में आप लोगों को क्या बताता हूँ, इसकी औसत ऊंचाई बताता हूँ। औसत ऊंचाई है इसकी सर 200 से 300 मीटर के बीच में। औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर के बीच में लेते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं अब बी की। तो बी क्या है, हम किसके बारे में बात करते हैं? विस्तार के बारे में बात करते हैं कि विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो सीधी सी बात है, इसका विस्तार किधर है? दक्षिणी मुंगेली में है। दक्षिणी मुंगेली। ठीक है, दक्षिणी मुंगेली में है, बिलासपुर में है, जांजगीर चांपा में है, जांजगीर चांपा जिले में है। तो इस तरीके से दक्षिणी मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा जिले, इन 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा। तो ये जो आपका एरिया है, ये क्या हो जाएगा, बिलासपुर का मैदान। देखिए चांपा जांजगीर में भी है, ये चांपा जांजगीर जिला है, आपको पता है, ये बीच का बिलासपुर जिला है, इस साइड का मुंगेली जिला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, बिलासपुर का मैदान। ठीक है, तो ये बिलासपुर का मैदान हो गया। इसके विस्तार के बारे में भी बता दिया। अच्छा, इसका एक और नाम मैं बता देता हूँ, इसको और बोलते हैं क्या, बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान। कई बार ऐसा भी पूछ देता है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक है, तो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, पर इसका विस्तार रायगढ़ साइड नहीं है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद इसके आगे की बात पढ़ते हैं हम लोग। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो ए बी हो गया, सी इसका पढ़ेंगे हम लोग, सबसे ऊंची चोटी। सबसे, ठीक है, ऊंची चोटी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी बहुत ही फेमस पहाड़ है, जिसको मेरे ख्याल से आप सभी ने बचपन में देखा भी होगा,
और नाम सुना ही होगा जिसका नाम है दल्हा पहाड़, बहुत ही फेमस पहाड़ है दल्हा पहाड़। तो आप लोग याद रखिएगा दल्हा पहाड़ जो है वो किसके अंतर्गत आता है, बिलासपुर मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और दल्हा पहाड़ की ऊंचाई अगर पूछा जाएगा 760 मीटर है। ठीक है, 760 मीटर। आप देखेंगे 760 मीटर इसकी औसत ऊंचाई से ज्यादा है ना। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा अगर 200 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है तो कोई सा भी क्षेत्र उसका 200 से 300 मीटर से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, वो केवल औसत है, मतलब औसत निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में से ही आएगा, ऐसा कहना। ठीक है, तो दल्हा पहाड़ क्या है, 760 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। ये किसके अंतर्गत आता है, बिलासपुर मैदान के अंतर्गत आता है दल्हा पहाड़। ठीक है, और दल्हा पहाड़ के बारे में तो आप लोगों को पता है, नाग पंचमी के दिन यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल, मेला वेला के बारे में है ना, कि कौन से महीने में होता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ वाला जो रहता है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दल्हा पहाड़ के बारे में आप लोग जान गए होंगे। नेक्स्ट अपने को किसके बारे में बात करना है, दुर्ग रायपुर के मैदान के बारे में, सातवां। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, दुर्ग ओ, दुर्ग रायपुर का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई की बात करूं तो 200 से 300 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई, यहीं पे बगल ही में लिख दिया। अब इसका मैं विस्तार बताऊं अगर आपको। ठीक है, विस्तार, विस्तार, इसे ही अब ये ले लेते हैं, इसका विस्तार कहाँ का है। ठीक है, तो इसका विस्तार है राजनांदगांव जिले के पूर्वी भाग में। ठीक है, राजनांद गांव जिले की बात कर रही है, जिला के पूर्वी भाग में। सेकंड है आपका दक्षिणी कबीरधाम जिले में, दक्षिणी कबीर धाम जिला। तो याद रखिएगा जो जिसे अब तक हम कवर्धा जिला बोलते थे वो एक्चुअली में दक्षिणी कबीर, मतलब वो अब कबीर धाम जिला बन चुका है। ठीक है, तो इसे भूलिएगा मत, 2003 में कवर्धा का नाम चेंज करके कबीर धाम रख दिया गया। तो इसमें दक्षिणी कबीर धाम लिखा है, दक्षिणी कबीर धाम नहीं बोलेंगे, कबीर धाम जिला का नाम। ठीक है, तो उसके दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा दुर्ग जिला, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मैप वहाँ पे रखते बने। दुर्ग जिला, रायपुर जिला, रायपुर जिला, दुर्ग जिला, रायपुर जिला, और उत्तरी धमतरी जिला। उत्तरी धमतरी कौन सा है, याद करिए जब हम लोग धमतरी महासमुंद उच्च भूमि बनाए थे तो उत्तर का कुरुद भाग छोड़ दिए थे हम लोग, है ना। तो ये उत्तरी जो कुरुद भाग है ना वो इसी में ही आता है, दुर्ग रायपुर के मैदान में ही आता है। ठीक है, तो उत्तरी धमतरी जिला, धमतरी जिला, और उत्तरी धमतरी जिला मतलब क्या है, कुरुद तहसील, कुरुद तहसील। ठीक है सर, तो ये हो गया। अब इसका विस्तार अगर मैं बताया हूँ तो सबसे शुरू में इसके विस्तार को किसी में दिखा देता हूँ, मैप में आपको दिखा देता हूँ कि विस्तार क्या क्या है इसका। तो चलिए सर अब इसके विस्तार को मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे शुरू देखिए राजनांदगांव जिला का पूर्वी भाग, तो ये आपका राजनांदगांव जिला है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसका हम कौन सा भाग लेंगे, इसका लेंगे पूर्वी भाग, तो ये हो गया पूर्वी भाग ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, दक्षिणी कबीरधाम बोला है, दक्षिणी कबीरधाम। तो कबीरधाम जिला कौन सा, ये है, तो सर यहाँ तक का ले लेंगे, दक्षिणी कबीरधाम ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद बोला है दुर्ग जिला, तो दुर्ग जिला तो आ गई, फिर रायपुर जिला और उत्तरी धमतरी जिला। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा सर, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, उत्तरी धमतरी जिला को ले लिया, रायपुर जिला को ले लिया, रायपुर जिला को लेने के बाद अपना क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ बनता है। तो ये हो गया आपका दुर्ग रायपुर का मैदान का, इतना हो गया। अब क्या है, इसके उपभाग भी हैं। उपभाग मतलब इसे भी, दुर्ग रायपुर का मैदान क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसे बांटा भी गया है भागों में। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो दुर्ग रायपुर का मैदान है, इससे मैं एक काम करता हूँ, नीचे 3 डंडी ले आता हूँ, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इधर से चालू करते हैं, शिवनाथ पार का मैदान है। एक भाग कौन सा है सर आपके लिए, शिवनाथ, शिवनाथ पार का मैदान, पार लिखा है, पाठ नहीं लिखा है, पार का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान। ठीक है, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, महानदी शिवनाथ, शिवनाथ दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र नहीं लिखा हूं मैं इसमें, आइए,
महानदी, महानदी पार का मैदान, पार का मैदान। तो ये हो गया आपका सर, इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया। अब इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसे दिखाने के लिए सबसे शुरू में मेरे को बनाना पड़ेगा क्या, नदी। तो सबसे शुरू में आपको क्या बनाऊंगा, सबसे शुरू में बनाऊंगा शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी जो है सर, वो शिवनाथ नदी चालू होता है आपका अंबागढ़ जिला के आसपास से चालू होता है, इस तरीके से, है ना। और वो इस तरीके से आपका ऐसे जाता है, ऐसा होते हुए वो जाता है आपका किधर, शिवरी नारायण साइड में, जहाँ वो महानदी से मिलता है। ठीक है। और आपका यहाँ पे जो है महानदी, यहाँ आपको अभी बताया हूँ मैं कहाँ से निकलता है, सिहावा पर्वत से निकलता है। बताया हूँ ना, जिसका प्राचीन नाम आपका सुक्तिमती है। सिहावा पर्वत से निकलता है, ऐसे जाता है, मुड़ता है। ठीक है। ये इस तरीके से जाके वो आपका मिल जाता है यहाँ शिवरी नारायण में। ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 नदियाँ मैंने बना दिया। वैसे इसको ब्लू में बनाना था, पर कोई नहीं, ब्लू में यूज़ कर लिया था, इसको ग्रीन में बना दिया। तो ये 2 नदी है। अगर 2 नदी की बात करूँ तो ये महानदी है। और देखिए, नदियों के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे के चैप्टर में हम लोग नदियों को और अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन-कौन से जिलों से निकलता है और कैसे-कैसे निकलता है। तो अभी केवल एक रफली बना दीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ-जहाँ मैं डाला हूँ उसी तरीके से बनाइएगा। ठीक है। ये हो गया शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी। ये हो गया सर आपका क्या, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी हो गया, यह हो गया महानदी, है ना। अब देखिए है क्या, जो ये शिवनाथ नदी है, ठीक है सर। तो शिवनाथ नदी के, मैं कोई और पेन ले लेता हूँ, कोई अच्छा पेन जिससे आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ये ऑरेंज ले रहा हूँ। तो शिवनाथ नदी है, तो इसके पश्चिम साइड का भाग देखिए। ठीक है, शिवनाथ नदी, ये शिवनाथ नदी है, इसके ये जो पश्चिम साइड का भाग है, पश्चिम साइड किसका भाग, दुर्ग रायपुर के मैदान का पश्चिम भाग, मतलब ये वाला एरिया मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये वाला जो एरिया है, ये शिवनाथ नदी है, इसके पश्चिम का जो ये वाला एरिया है, इसे शिवनाथ पार का मैदान कहेंगे। क्या कहेंगे सर, शिवनाथ पार का मैदान। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड बात करते हैं, मैं सेकंड किसी दूसरे कलर को ले लेता हूँ। सेकंड में दूसरा कलर कौन सा लूंगा, ग्रीन यूज कर चुके हैं अपन, पिंक ले सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे सर आप, ये जो महानदी है, महानदी के पूर्व वाला भाग, पूर्व, इस साइड पूर्व होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस साइड पूर्व होता है, और इस साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है। तो ये पूर्व वाला वाला जो हिस्सा है इस मैदान का ना, इस मैदान का जो पूर्व वाला हिस्सा है, ये इस तरीके से जो पूर्व वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है महानदी पार का मैदान। ये कौन सा आ जाएगा सर आपका, महानदी पार का मैदान। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस से आपको पता है महानदी दोआब क्षेत्र कौन सा होगा, जो इन दोनों के बीच का भाग है वो महानदी दोआब क्षेत्र में आ जाएगा। किस में आ जाएगा सर, महानदी दोआब क्षेत्र में, जो इन दोनों के बीच का भाग है, जो महानदी और शिवनाथ के बीच का भाग है, तो ये महानदी दोआब क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसके उपभाग। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं इसे बता दिया। तो अच्छे से आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो ये हो गया आपका उपभाग। उपभाग खत्म होने के बाद अब हम लोग पढ़ सकते हैं बेसिन के बारे में। तो बेसिन 3 है। ठीक है, बेसिन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैं बेसिन डाल देता हूँ। बेसिन 3 बेसिन है। एक तो है हसदेव मांड बेसिन, हसदो मांड, मांड बेसिन, हसदेव मांड बेसिन है। ठीक है। एक तो हसदेव मांड बेसिन है। सेकंड है आपका सारंगढ़ बेसिन, सारंगढ़ बेसिन। और थर्ड है आपका रायगढ़ बेसिन, रायगढ़ बेसिन। उतना ज़्यादा आईएमपी नहीं है, जो जो ज़रूरत है उसको मैं बता दूंगा यहाँ पे, बाकी इतना आपको इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नीचे ले आते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सर किससे, हसदेव मांड बेसिन से हम शुरुआत करेंगे इसकी। ठीक है। तो जो हसदेव मांड बेसिन है वो आपका आता है इस तरीके से। हसदेव मांड बेसिन को मैं, अच्छा ये इस पेन से दिखा देता हूँ। हसदेव मांड जो बेसिन है वो आपका कुछ इस तरीके से आता है, ऐसा रहता है।
और इस तरीके से यहाँ पे आपका जांजगीर चांपा जिला का भी अलग से लगता है। इस तरीके से आपका है हसदेव मांड बेसिन। ठीक, इस तरीके से आपका हसदेव मांड बेसिन है। तो हसदेव मांड बेसिन के बारे में अगर मैं ए लिखूं, सबसे शुरू क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है उसके बारे में लिखेंगे। तो इसका विस्तार अभी मैं बनाया हूं, तो इसका विस्तार कहाँ है, कोरबा में है। एक कोरबा में मिला आपको इसका विस्तार। कोरबा के बाद आपको इसका विस्तार कहाँ मिल गया, जेसी मतलब जांजगीर चांपा में इसका विस्तार है। एसकेटी मतलब शक्ति में इसका विस्तार है। शक्ति के बाद रायगढ़ के अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी भाग में है। ठीक है, तो रायगढ़ बस लिख देता हूँ मैं, रायगढ़ जिलों में है, तो रायगढ़ में इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये पहला क्या है, विस्तार। और बेसिन में आपका ऊंचाई ऊंचाई नहीं पूछता है। ठीक है, कि बेसिन की ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई है, तो वो सारी चीजें नहीं पूछता है। तो विस्तार क्या है, कोरबा में हो गया, जांजगीर चांपा में इसका विस्तार है, शक्ति जिला में आप देख सकते हैं इसका विस्तार, और रायगढ़ जिला में इसका विस्तार है। तो ये क्या है, हसदेव मांड बेसिन है। तो विस्तार हो गया। और इसी के विस्तार के अंतर्गत आता है आपका सर चंवर ढाल की पहाड़ी, जिसे कुम्हार पहाड़ी भी कहा जाता है। इसी के अंतर्गत क्या आता है, अंतर्गत पहाड़ी, अंतर्गत पहाड़ी, चंवर ढाल की पहाड़ी, चंवर ढाल की पहाड़ी। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या आता है सर, चंवर ढाल की पहाड़ी, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चंवर ढाल की पहाड़ी को कुम्हार पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, और ये जो कुम्हार पहाड़ी है वो किस वजह से फेमस है, अगर आप मुझे पूछेंगे तो सीधी सी बात है, सिंघनपुर की गुफा की वजह से यह फेमस है। सिंघनपुर, सिंघनपुर की गुफा की वजह से यह फेमस है। सिंघनपुर की गुफा कौन सी है, तो आपको पता है, यहाँ से पुरातात्विक चीजें मिली है, वहाँ पुरातात्विक आपको पेंटिंग्स मिल जाते हैं। तब इस कारण से ये थोड़ा आईएमपी है। ठीक है, और अगर आप बात करें तो महासमुंद जिला में, नोट में लिख लीजिए, जो महासमुंद जिला है, ठीक है, महासमुंद जिला, तो एक सोनबेरा का, सोनबेरा का पठार है जो उड़ीसा में है एक्चुअल में। सोनबेरा का पठार जो एक्चुअल में उड़ीसा में है, पर इसका कुछ भाग महासमुंद एरिया में आता है का पठार। तो इसका कुछ भाग महासमुंद एरिया में आता है, मतलब सोनबेरा पहाड़ का जो पश्चिमी भाग है वो महासमुंद एरिया में आता है, का पश्चिमी भाग महासमुंद एरिया में आता है। बाकी एक्चुअल में बोला जाए, एक्चुअल में जो सोनबेरा का पठार है, सोनबेरा का पठार, बेरा का पठार उड़ीसा में, उड़ीसा में है। और ये जो चंवर ढाल है ये सिंघनपुर की गुफा है। तो ये इसके बारे, और इसके बारे में एक नोट करने वाली बात है कि अत्यधिक क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। क्या है, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में कुछ कुछ छोड़ दिए हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें इसके बारे में, छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग देखें, छोटी छोटी चीजें जैसे कि बोला जाए इसके बारे में, वन हो गया, या इसमें कौन से अभ्यारण्य आते हैं, तो अभ्यारण्य का तो मैं एक अलग से ही क्लास लूंगा आप लोगों का, है ना। बाकी यहाँ कौन कौन से चट्टान एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर बेसिन वाला एरिया है तो चट्टान भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कडप्पा चट्टान आएगा। ठीक है, तो उसे उन सबको हम लोग आगे के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, दंडकारण्य के पठार के बारे में पढ़ेंगे।